मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी दंगल आखिरी दौर पर है। 13 मई को आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा पर वोटिंग के साथ ही चुनावी संग्राम खत्म हो जाएगा। आखिरी चरण में दोनों दलों ने इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो किए। भाजपा का दावा है कि वो इन 8 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने जा रही है। अब की बार मध्य प्रदेश में 29 पार 29 की 29 जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी को तीसरी बार जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस ऐतिहासिक क्षण में, ऐतिहासिक पल में जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। सभी समाज वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। जनता का प्रेम लगातार मिल रहा है और जनता का प्रेम जीवन भर रहे। हमारा प्रयास यही रहेगा, भारी बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। निश्चित रूप से मोदी जी में ही पूरा प्रदेश है और इसी कारण से हम जीत रहे हैं। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है तो कांग्रेस को इसी चरण में अपने को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। दरअसल चौथे चरण में जिन सीटों में वोट पड़ने जा रहे हैं उनमें कई सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। रतलाम, झाबुआ और धार की 16 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस बीजेपी का कब्जा है। रतलाम लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय विधायक। धार लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा। खरगोन लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में कांग्रेस ने इन 8 सीटों में 4 देवास, खंडवा, मंदसौर और उज्जैन में जीत हासिल की थी। चौथे चरण की सीटों में मुस्लिम वोट भी निर्णायक है। इन्हीं समीकरण के चलते कांग्रेस को भी इस अंचल से जीत की उम्मीद है। कांग्रेस कम से कम 4 सीट पर जीत का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से दल बदल के महापर्व में लगे हुए थे, दल बदल करा रहे थे रोज, और पूरे मध्य प्रदेश में ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस खाली हो गई, कांग्रेस में कोई नहीं बचा। और बीजेपी को पता लग गया है कि जो 29-0 का वो नारा दे रहे थे वो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। 400 के पार का नारा दे रहे थे, किसी कीमत पर संभव नहीं है। चौथे चरण में किसानों और आदिवासियों की वोट महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इन वर्गों को साधने में पूरा जोर लगाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां हर सीट पर कई सभाएं की हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सबसे अधिक जोर इसी चरण में लगाया है। अब इसमें देखना ये है कि किसको कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आखिरी जंग, जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा की चुनाव जंग खत्म होने जा रही है। 13 मई को आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बात कही जाती है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से निकलता है। इसकी वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में किसान और आदिवासी निर्णायक वोट होते हैं। मालवा निमाड़ में इन्हीं 2 वर्गों की अधिकता है। यही 2 वर्ग चुनाव परिणाम तय करते हैं। आखिरी चरण की चुनावी जंग में दोनों दलों ने इन वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की है। भाजपा मोदी मैजिक के भरोसे है तो कांग्रेस को आदिवासियों से आस है। वजह है कि विधानसभा चुनाव में संचल की बाहुल्य सीटों पर उसने भाजपा से बराबरी की थी। क्या है दोनों के मालवा निमाड़ फतह करने के दावों के पीछे का तर्क? कैसी नजर आ रही है यहाँ की चुनावी तस्वीर? इसी पर आज हम बात करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कैसे हैं चौथे चरण की सीटों के समीकरण? 2019 का दबदबा बरकरार रख पाएगी भाजपा? कांग्रेस को किन मुद्दों पर मालवा निमाड़ में बढ़त की आस? क्या डॉक्टर मोहन और जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा है चौथा चरण? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन जी, सबसे
पहला सवाल आप ही से कि चौथा चरण है, आखिरी जंग है, दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जो चुनावी प्रचार में दमखम के साथ लगे हुए हैं। किस तरह की तैयारी, क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत इन मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर बीजेपी? देखिए प्रेषिता, ये जो जितनी जो 8 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं। ये जो सीट्स हैं काफ़ी समय से भाजपा यहाँ पर जीतती हुई आई है। और जो मालवा का सिरमौर है, इंदौर, वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना जो है नामांकन पत्र वापस ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ की जनता में एक नारा चल रहा है कि तुम्हारा सिक्का खोटा तो हम क्यों दबाएं नोटा। तो इस तरह का जो एक माहौल पूरे क्षेत्र में है वो पूरा भाजपा के फेवर में है। और जो एक मोदी जी ने गुड गवर्नेंस का एक जो मॉडल इस देश को दिया है और जो परफॉर्मेंस की एक राजनीति जो शुरू हो गई है, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि जनता जो है वो सरकार की रेटिंग कर रही है, वो सरकार की नंबरिंग कर रही है, वो बता रही है कि उसको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। तो इस तरह से जो ये देश में पहली बार जो हो रहा है उसको देखते हुए जनता ने जो है मोदी जी के नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है और जनता जो है मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। चलिए ठीक है, पवन जी से भी एक प्रतिक्रिया। पवन जी, जैसे इंदौर की बात की कि वो सीट खाली हो गई है, क्या ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है मालवा निमाड़ में कांग्रेस के लिए? नहीं, भाजपा के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक। कांग्रेस के लिए क्यों ड्रॉबैक होगा? कांग्रेस के लिए तो पूरी जनता ने देखा, इनकी नेता सुमित्रा महाजन ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब एक खोटा सिक्का की बात करें, उसी खोटे सिक्के को आप अपने अंदर शामिल कर लिए, तो बाकी जितने खोटे सिक्कों को इन्होंने शामिल किया होगा उन सबको आज कितना अच्छी पीड़ा, कितना अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि हम भाजपा में गए और आज ये भाजपा के लोग उनको खोटा सिक्का बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके मंत्री क्या बोले थे कि तुम लोग को जब कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस से आए हुए लोगों को क्या मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अच्छी तरह से जग जाहिर हो चुकी है। और इंदौर में सब लोग जान रहे हैं, जब इनके नेता ही बोल रहे, सब जान रहे हैं कि किस तरह का कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी भी सोचेगा कि अगर आप 400 पार हो रहे होते तो इस तरह के कदम के उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के कदम उठा रहे हो। अभी तक के चुनाव का जो जितने चरण हो चुके हैं उससे अपने आप जाहिर हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी 400 पार होने का सवाल ही नहीं उठता है। और ये रही बाकी जितनी सीटों के भी, हर सीटों में देखिए अब क्या होता है, लोकसभा में मुद्दे बड़े सामान्य मुद्दे, स्थानीय मुद्दे मुश्किल से 10 से 20% ये उनका रोल रहता है। लेकिन बड़े स्केल पे हमारे मोदी जी इतने वैश्विक प्रधानमंत्री, इतने मजबूत प्रधानमंत्री, तो वो एक बहुत बड़ा जो सबका एक एम हो गया है, बहुत बड़ा सबकी जानकारी हो गई है, बहुत बड़े सबके लक्ष्य हो गया है कि मोदी जी को हमें हटाना है। क्योंकि मोदी जी ने गारंटी के नाम पर जितनी उन्होंने खराब की है, कोई गारंटी की कोई वैल्यू नहीं हुई है 2014 से बात की बात। और आज भी जब आम जनता सुनती है, हम टीवी चालू करते हैं तो मोदी जी के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। और अब मोदी जी का भाषण, पहले का भाषण आपके भाषण की तुलना में करते हैं कि इतना मजबूत प्रधानमंत्री क्या बात कर रहा है कि आपके मंगलसूत्र की बात कर रहा है। आपके पास 2 भैंसें रहेंगी तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। ये राम मंदिर अगर हो गया तो फिर से हम राम मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवा देंगे। इस तरह की जो अफवाह फैला रहे हैं, ये छोटा से छोटा व्यक्ति अगर उसमें जहन में सोचने समझने की क्षमता है, चेतना है, वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि मोदी जी किस तरह वर्गलाने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के बाद आज भी बड़े दुख की बात है कि मोदी जी को अपने काम बताने, उनका भाषण सुनेंगे तो 90% राहुल गांधी शहजादा कांग्रेस पार्टी और 10% एक आध अपना अचीवमेंट बताने का प्रयास करेंगे। तो आम जनता भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इंदौर में जो इन्होंने घटना घटाई है, उस घटना के पीछे और हम ताकतवर हुए और मजबूत हुए हैं। और जनता इस टाइप का निर्णय लेगी कि जो लेकिन बाद में तो प्रत्याशी ये कह रहे कि कांग्रेस के नेतृत्व से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए डिसीजन लेना पड़ा। देखिए, अब ये सब हर व्यक्ति जानते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं कि किस कारण से 17 साल पुराने केस में अचानक कोई धारा कैसे लग जाती, क्या कारण है कि अभी तक नहीं लगी, चुनाव के पहले लग गई। तो ये सोचने की बात, हम तो एक सिंपल से, हम कोई न प्रश्न कर रहे हैं ना जवाब, तो हम तो बस एक बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा ना कि जब 17 साल तक नहीं लगा और अचानक उसको दबाव डाला होगा कि तुम आ जाओ भाजपा में, जब नहीं आया तो केस लग गया होगा। सिंपल सा बात यही समझ में आता है। हकीकत क्या है भगवान जाने, पर्दे के पीछे क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन अगर कोई एक धारा उनके उसमें अचानक जुड़ गई और उसके 2 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और जिसको ये खोटा सिक्का बोल रहे हैं, तो अपने आप समझ में आता है, संशय प्रश्न तो बनता है। ठीक है सचिन जी, जवाब दीजिए कि आप दबाव बना रहे हैं और यही पॉलिटिक्स आप करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। और अगर वाकई में आपको कॉन्फिडेंस है कि 400 पार कर लेंगे आप, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है, जैसा कि पवन जी ने बोला, कि खोटे सिक्कों को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए?
देखिए, पवन जी को क्या है, आधी अधूरी जानकारी होती है और ये जो है उसका बयान जारी कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अक्षय बम जिनके ऊपर जो ये धारा ऐड होने की जो बात कर रहे हैं कि धारा जुड़ गई, वो प्रक्रिया जो थी न्यायालयीन प्रक्रिया थी। एक न्यायालय के आदेश पर वो जो है धारा ऐड हुई, तो न्यायालयीन प्रक्रिया में किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो कोई राजनीतिक जो है मुद्दा नहीं होता है कि जिसमें राजनीति से अगर पुलिस को हमने बोल दिया और पुलिस ने उसमें धारा जोड़ दी, ऐसा कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने आरोप जब तय करती है कोर्ट, और कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो कोर्ट के ऊपर या तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट जो है वो भाजपा के सरकार के हिसाब से चल रही है। तो इस तरह का कोई आरोप जो है, जब पवन जी की पार्टी के फेवर में कोई आदेश होता है तो ये उसको बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसके बारे में तो ये महिमा मंडित करते हैं, और जब इनके विपरीत होता है कोई आदेश तो उसके बारे में उस पर कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, जैसा कि ये भी कर रहे हैं। और हमने कोई भी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर उसने भाजपा को ज्वाइन किया है तो हमने ऐसा नहीं हुआ कि उसको तुरंत टिकट देके और उसको कहीं इलेक्शन लड़वा दिया हो। आज जो होशंगाबाद सीट से जो संजय शर्मा जी को हम कांग्रेस ने टिकट दिया, आज अगर जो है गुना सीट से राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया, ये दोनों लोग जो थे वो भाजपा के नेता थे। तो इस तरह से जो है कांग्रेस जिस तरह की जो बातें कर रही है कि जो कांग्रेस, जल्दी से जवाब दे दीजिए पवन जी, फिर रंजन जी का। अरे मैं बोल रहा हूँ, पिछली कमलनाथ सरकार में जब खरीद फरोख्त की थी तो टिकट किसको दिया था? तुलसी सिलावत को टिकट नहीं दिया था, गोविंद राजपूत को टिकट नहीं दिया था, प्रभुराम वर्मा को टिकट नहीं दिया। कैसी बात करते हो आप? मेरे को तो बहुत अधूरा नॉलेज है। वो समय की इतिहास की सबसे बड़ी टूट थी, आपकी पार्टी टूट गई थी, आपकी पार्टी टूट गई थी। ये जो लोग आ रहे हैं त्याग पत्र दे के आ रहे हैं, वो तो पार्टी टूट गई थी आपकी, पार्टी टूट गई थी आपकी, आपके शीर्ष नेता आपको छोड़ के चले गए। मालवा निवाड़ बहुत ही महत्व, ठीक है लौटूंगी, ठीक है मेरा 2 मिनट, ठीक है जल्दी से 2 मिनट में जल्दी से जवाब दे, ठीक है जल्दी से जवाब दे। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं तो इनको बोल रहा हूं कि अचानक अक्षय बम के सपने में मोदी जी आए और बोले बेटा जाग, सिर्फ देश प्रेम की भावना, देश प्रेम का काम मैं ही कर रहा हूं। अचानक चमत्कार हो गया। खजुराहो में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, ये सब कैसा है कि हम बटन दबाएंगे तो कमल का बटन दबा होगा, फॉर्म निरस्त होगा तो कांग्रेस वाले के इंडिया गठबंधन का ही होगा। ऐसा क्या चमत्कार है बता दीजिए ना, यही तो मैं जानना चाहता हूं। आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप गूगल हो, मुझे बहुत अधूरी जानकारी है। मैं तो एक आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे सब कुछ मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सब कुछ मालूम है, आप बता दीजिए। मैंने तो बोला कि मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, और जब भाजपा से कांग्रेस से कोई फॉर्म भर दिया और अचानक उसके ऊपर धारा लग जाई तो हम सोचना तो बनता है ना। मेरे दिमाग में भारतीय जनता पार्टी जैसे त्वरित वो नहीं है। मैं तो एक आम इंसान के हिसाब से बोल रहा हूं। एक मिनट लौटूंगे दोबारा आप दोनों के पास। रंजन जी से एक प्रतिक्रिया। मालवा निवाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों की 8 सीटों पर चौथे चरण की आखिरी जंग होनी है। क्या कह रहे समीकरण, क्योंकि टफ फाइट नजर आ रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों में। देखिए, भाजपा के लिए मध्य प्रदेश का एक सीट महत्वपूर्ण है। मिशन 29 का नारा है भाजपा का, 400 पार का नारा है। खासकर मालवा जब आता है, तीसरा लास्ट फेज है, तो हर एक सीट इंपॉर्टेंट है। भाजपा के लिए चिंता कारण क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर भाजपा खुश हो सकती है तो इस बात से खुश हो सकती है कि 1996 से जितने चुनाव हुए विधानसभा के, उससे भले कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आई हो, लोकसभा चुनाव में भाजपा को हमेशा बढ़त मिली है। चिंता कारण हो सकता है कि जो ट्राइबल वोट 2003 में भाजपा पास चला आया था, 2018 विधानसभा चुनाव में छिटक गया, कांग्रेस सरकार बनी, 19 का चुनाव हुआ, फिर भाजपा पास आ गया। लेकिन दूसरी बार जब 23 का चुनाव हुआ, फिर आदिवासी मालवा अंचल में कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो लगातार 2 विधानसभा चुनाव में अगर ट्राइबल वोटर कांग्रेस के साथ है तो भाजपा के लिए चिंता कारक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इंदौर में हुआ उससे भाजपा की साख बढ़ी नहीं है, उससे निराशा ही हाथ लगनी चाहिए। सुमित्रा महाजन जी ने 2 बात कही, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको लेने की जरूरत नहीं थी।
और दूसरा उससे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने चीज बोला कि मैं घर बैठी हुई हूँ, उसके बाद पार्टी डिफेंसिव हो गई, बैक फुट पे आ गई। और थर्ड जो चीज हुआ, जो भारत में पहली बार होगा, नोटा का इतना प्रचार किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ था। खैर, एक पिटिशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा जा रहा है कि सीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटा का उतना ही प्रचार करे कि वो एक फिक्शनल कैंडिडेट है और उसको भी लोग उतना तवज्जो दें। इंदौर में सुप्रीम कोर्ट के अभी बिना किसी ऑर्डर के नोटा ने वो हैसियत पा ली है। अगर एक सम्मानजनक नोट और वोट अगर नोटा को मिलता है तो नेचुरली भाजपा के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा। इंदौर का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जैसा मैंने कहा, ट्राइबल वोट कंसर्न होना चाहिए भाजपा के लिए। और अगर छिंदवाड़ा पाने के चक्कर में एक भी सीट आप लूज कर गए मालवा से, तो फिर भाजपा का नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा लूज करने को है और जो भी गेन होगा कांग्रेस गेन होगा, एक भी सीट पाएगी। भाजपा का एक भी सीट जाएगा तो भाजपा का लूज होगा, और 400 का जो नारा उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगी तो भाजपा का बड़ा नुकसान माना जाएगा। सचिन जी, इसका जवाब चाहिए, क्योंकि उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन सिरे से जो चुनौतियां हैं उनको नहीं नकारा जा सकता। आक्रामक प्रचार आप कर रहे हैं, आपके तमाम दिग्गज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी कमान संभाल रखी है, लेकिन जो फैक्टर काम किए, जैसा कि रंजन जी ने भी कहा कि आदिवासी फैक्टर, विधानसभा चुनाव में आपसे छिटका, निमाड़ की सीटों पर टफ फाइट, आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है, और ऐसे में इंदौर का ये मामला सामने आना, उसके बाद आपको नहीं लगता कि एक चुनौती है मालवा निमाड़ में? हम किसी भी इलेक्शन को कभी भी कोई लाइटली नहीं लेते हैं। भाजपा अपने जो इलेक्शन जो लड़ती है वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे लड़ती है, और वो हम खुद अपने आप को एक चैलेंज देते हैं। जैसे कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हमने पिछले चुनाव में जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 300 पार का नारा दिया था, हमने 300 पार, हम 303 पे पहुंचे। इस बार जो है 400 पार का एक जो नारा दिया कि, तो हमने अपने लक्ष्य जो है हमने निर्धारित किए हैं। हमें कहीं किसी विपक्ष के किसी चुनौतियों को देखकर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, या वो बहुमत का आंकड़ा नहीं है। हमने अपने आप को खुद एक चैलेंज दिया हुआ है कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पार्टी ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम है कि उनको किस तरह की मेहनत करनी है। तो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर हम जनता के सामने गए हैं। और हमें ये पूरा यकीन है कि जो अगर हमारे आदिवासी भाई बहन, अगर उन्हें किसी भी तरह से कांग्रेस ने दिग्भ्रमित किया हुआ है, तो भी मुझे लगता है कि जो मोदी जी का नेतृत्व जो पूरे देश में स्थापित हुआ है, उसको देखते हुए अब जो है आदिवासी जो भाई बहन है वो हमें वोट देंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पवन जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर कांग्रेस को बढ़त है? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हमारे सामने, आप अच्छी खासी स्थिति में है इस क्षेत्र में। नहीं, हम अच्छी खासी स्थिति तो पूरे भारत में है। ये बरगला रहे हैं कि हम अच्छी स्थिति, जब इनका आप सुनिए, कोई भी व्यक्ति इनकी डिबेट सुन रहा होगा, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, हमने अपना चैलेंज बनाया है, ये सत्ता में है, इनको चैलेंज बनाना चाहिए कि हम गरीबों को भूखा नहीं रहने देंगे। तो इनका चैलेंज क्या है? हम 80 करोड़ लोगों को आगे भी फोकट में, इनके मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का मजाक उड़ाया था, फोकट में राशन देते रहेंगे, ये इनका चैलेंज है। इनको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, तो मेरा चैलेंज है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन इनका चैलेंज सत्ता में बने रहना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे 750 किसानों को मार डालने का चैलेंज हो, चाहे किसानों के दुगनी करने के झूठ बोलने का चैलेंज हो, चाहे बुलेट ट्रेन का चैलेंज हो, चाहे स्मार्ट सिटी का चैलेंज हो, चाहे किसी तरह से तोड़फोड़ के कांग्रेस के लोगों को बुलाने का चैलेंज हो, चाहे हम बिना निर्विरोध हम 8 विधानसभा अरुणाचल प्रदेश में चैलेंज हो। इनका चैलेंज हमेशा जनता के लिए नहीं रहता। मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, ये इनकी फिलॉसफी है। सबका साथ, भाजपा का विकास, ये इनका चैलेंज है। अगर मोदी जी की गारंटी में कोई भी सच्चाई होती, तो जैसा सुमित्रा महाजन जी बोल रही थी, नहीं लेना था इनको अक्षय बम को, दिखाते कि अक्षय बम तुम्हें हम 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद शामिल कराएंगे। आज हमें मोदी जी की गारंटियों पे इतना विश्वास है कि हम उस गारंटी पे करेंगे और 400 क्या 500 पार हो जाएंगे। लेकिन पूरी गारंटियां टाइम फिक्स हो गई है। जिन सबसे ज्यादा 10 गारंटियों को प्रचारित किया भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, महंगाई का मुद्दा फेल हो गया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, 15 लाख का, स्मार्ट सिटी का, किसानों के अनेकों ऐसे थे। हर बार नए नए पैकेज लेकर के, नए नए चुनाव में नए नए जुमले लेकर के आ जाते हैं।
इनको अपने कामों पे विश्वास होता तो ये कहते, लेकिन ये काम पे विश्वास नहीं, इसलिए दूसरे की लाइन को छोटा करके अपनी लाइन को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी शहजादे की बात नहीं करते, अपने डेवलपमेंट की बात करते तो कोई बात थी। सचिन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, महंगाई की जहां तक सवाल है, तो जब वाजपेयी सरकार ने मनमोहन सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया था तो उस समय पेट्रोल का जो भाव था वो 26 रुपए लीटर था, और जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को यही जब सत्ता का हस्तांतरण किया तो वो पेट्रोल का भाव 76 रुपए प्रति लीटर हो गया। उसी तरह जब 2004 में जब वाजपेयी सरकार ने मनमोहन सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो गैस का जो सिलेंडर था वो 240 से 250 रुपए प्रति सिलेंडर था, और जो जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो वही गैस का सिलेंडर जो 240-250 रुपए का था वो 900 रुपए का हो गया, और आज की वर्तमान की जो कीमत है गैस के एक सिलेंडर की वो 808 रुपए 50 पैसे है। तो अगर महंगाई का उछाल हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। 11% जो है महंगाई की दर जो थी मनमोहन सरकार में थी, आज वही महंगाई की जो दर है वो न्यूनतम स्तर 4.9% पर स्थिर है। तो इस तरह से जो महंगाई की जो बात कर रहे हैं वहां पर इनका कहीं जो है तथ्यात्मक रूप से खड़े नहीं होते हैं। बेरोजगारी की बात करें, ईपीएफओ के 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट जो हैं प्रति वर्ष जो है इस देश में खुल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट जिससे ये जो सबसे बड़ा सूचकांक है कि कितने लोगों को रोजगार इस देश में प्राप्त हो रहा है, वो 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो तथ्यात्मक रूप से जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं हर साल। अब आप अगर जो है यूनिकॉर्न की बात करें तो 114 यूनिकॉर्न इस देश में हो चुके हैं। अगर स्टार्टअप की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। हम जो है आप फैक्ट्स बता रहे हैं, पवन जी कहेंगे आंकड़ों की बाजीगरी करने में आप माहिर हैं। आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो तो हमारी अर्थव्यवस्था दिखा रही है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो बिना अगर ये जो बेरोजगार और रोजगार प्राप्त किए बगैर बेरोजगारी की इतनी बड़ी जो ये बता रहे हैं कि किसी को रोजगारी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है इतनी जल्दी नहीं होती। आज जो है इन लोगों का जो झूठ है वो भी सबके सामने ओपन हो चुका है। आज ये बोल रहे हैं कि हम जो है कर्जा ले लेके जो है लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, तो अभी उसका भी जो है फिगर सामने आ चुका है कि हमसे ऊपर जो देश है 5वें नंबर पर हम 5 अर्थव्यवस्था के रूप में, और हमसे ऊपर जो देश है उसका जो कर्जा है वो 7,000 अरब डॉलर से ऊपर है, और इस देश के ऊपर 630 अरब डॉलर का कर्जा है। तो इस तरह से जो है आप अगर अर्थव्यवस्था में सुपर पावर है ये देश इस समय, तो पवन जी जो है कहीं भी तथ्यात्मक रूप से कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए जब इस तरह की बातें होती हैं तो भ्रांति फैलाना का काम करते हैं, और फिर इनको तेलंगाना और कर्नाटक की तरह जो है जातिगत रूप से मुसलमानों का आरक्षण की बात करना पड़ती है। पवन जी देखिए, ये आपने बोली थी आंकड़ों की बाजीगरी, तो हर जनता जान रही है। अब ये हम बोल रहे हैं, हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता चले हमारे साथ। मैंने इस प्रदेश की 3 बार खाक छानी है, चले मेरे साथ। एक ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ। आंकड़ों में तो आप बता दोगे, बेरोजगार ऐसा कोई जिला नहीं जहां धरने पर ना बैठा हो। अब रोजगार देते जा रहे, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं होती है। आप आंकड़ों में तो बता दोगे, इसका डाटा उसका डाटा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना आया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने रुपए आए आपके पास, टेम्पो में भर के कितने रुपए, अडानी अंबानी ने कितने रुपए भेजे, उसका भी डाटा बता दीजिए। कोरोना जैसी महामारी में मोदी जी का सर्टिफिकेट लगा था तब लोग निपट रहे हैं। तो आपकी कथनी और करनी को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप बड़े बड़े आंकड़ों की बाजीगरी दिखा दीजिए कि सब कुछ राम राज्य है, लेकिन हकीकत कहीं उससे इतर है। 450 रुपए में सिलेंडर आपने बोला था ना कि हमने बोला था। 800 रुपए का सिलेंडर क्यों बोल रहे हो आप क्यों बोल रहे हो कि 800 रुपए का सिलेंडर है? आपने ही वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। लाडली बहना की 10 तारीख आने वाली है, इस बार की राखी खुशियों वाली है। अरे कितना नाटक करोगे आप लोग, कितनी सत्ता की भूख है। अब तो जनता के बारे में सोच लो, अब तो जो वादे किए थे उनको पूरा कर लो, लेकिन नहीं। आप ये तमाम मुद्दों के बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम भी पवन जी बीजेपी के पक्ष में थे। ये भी समझना जरूरी होगा ना कि ये तमाम मुद्दे होने के बावजूद विधानसभा के चुनाव जो हुए हाल ही में वो बीजेपी के पक्ष में रहे। बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, उस मैकेनिज्म के पक्ष में थे। हम तो चैलेंज करते हैं, बिना ईवीएम के वोट करा लीजिए,
ईवीएम की जब गणना होती है, जब मतपत्र होता है तो हम 99 सीटों में आगे जाते हैं। जब पवन जी, ईवीएम की आप गणना, माननीय अरे हम सुप्रीम कहते कोर्ट कर के दो ना। आदेश की अवमानना अरे कर रहे हो। सुन तो लीजिए, कंटेम्प्ट लग अरे सकता है चैलेंज आपके ऊपर। स्वीकार कर लो आप ना। आप पे मोदी जी की कंटेम्प्ट गारंटी पे लग आपको सकता विश्वास है। नहीं है? आप आपको मोदी माननीय जी की सुप्रीम गारंटी कोर्ट पे के आदेश विश्वास की है सचिन अवमानना जी? कर रहे हो। सचिन जी आपको मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है तो ईवीएम तो हटा दीजिए ना, बैलेट पेपर पे करा दीजिए। जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया उस देश से उसका उपयोग करना बंद कर दिया। हम क्यों, आप कर दीजिए ना। आपको मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है तो ईवीएम हटा के करा लीजिए चुनाव। नहीं कराएंगे आप। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया आपको। चलिए ठीक है, रंजन जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। इन सीटों की अगर बात की जाए, समीकरण देखा जाए, जिस तरह आपने बोला कि आदिवासी और सबसे ज्यादा किसान वोटर्स यहाँ पर है और काफी प्रभावित करते हैं चुनावों को, और इसी के साथ अगर हम बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के दिग्गजों ने कमान संभाल रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जीतू पटवारी की बात की जाए तो वो भी उसी से क्षेत्र से आते हैं। दोनों की अग्नि परीक्षा है। नहीं, एक और है लीडर अपोजिशन उमंग सिंगार उसी क्षेत्र से आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश कॉन्टेक्स्ट से। 2014 में 27 सीट बीजेपी को मिला, 19 में 28 सीट मिला, और कि भाजपा की कोशिश है 29 सीट मिल जाए। 4000 पार का नारा है। तो अगर आप नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें भाजपा के लिहाज से, तो 400 पार के नारा अगर है तो भाजपा पूरी मध्य प्रदेश उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2, अब की जो पिछली बार जो वेव था, या कहीं उन्माद कहें या एक लहर कहें, मोदी वेव, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखना है कि क्या मध्य प्रदेश फिर उस तरह से जाता है, मोदी जी को स्वीकार करता है। ये अलग बात है कि मोदी जी की इमेज बहुत खराब भी नहीं हुई है, लेकिन वो जो लहर थी, जो एक इमेज पहुंचा था खासकर बालाकोट और पुलवामा बालाकोट के बाद, वो अब कम हुआ है। फिर जब कम हुआ तो क्या देखना है कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, किसानों का आय दोगुना करने का मामला है, या जो लोकल जो फैक्ट्री लाने का मामला है, जो भी प्रॉमिसेज हैं गवर्नमेंट द्वारा पूरी करने का मामला है, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है। और थर्ड, चूंकि जैसा आपसे बोला था कि जो लीडर्स हैं यहाँ के, चाहे सीएम हो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, लीडर पोजीशन उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये लोग जी जान लगा देंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2 फेज में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, क्या मालवा में, चूंकि निमाड़ में भयंकर गर्मी होती है जाना जाता है, तो देखना है कि क्या मत प्रतिशत के हिसाब से, वोट परसेंटेज के हिसाब से, क्या मालवा में प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो इसलिए कई फैक्टर के हिसाब से मालवा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, किसकी हवा चल रही है, किसका मैजिक है, अब तो ये आखिरी जंग है और अग्नि परीक्षा है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चौथे चरण की तैयारी दोनों राजनीतिक दलों ने कर ली और ये माना जा रहा है कि ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। मालवा निमाड़ की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों में इन सीटों पर टफ फाइट नजर आ रही है। इसी के साथ कई सारे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जनता ने मूड बना लिया होगा कि किसे वोट करना है और किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाना है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।